प्यारे छात्रों, पिछले 2 वीडियो में अपन भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र पिछले 2 वीडियो में पूरा हुआ। आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के अपवाह तंत्र को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, ये मैंने बताया आपको, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, पेनार, स्वर्णरेखा तथा ब्रह्मणी। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। इन सबको एक एक करके डिटेल से अपन इसमें वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का जो अपवन तंत्र है वो धरातल के अनुरूप किस प्रकार से है। उसका धरातल का ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी प्रमुख नदियाँ हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बहुत छोटी हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। तो पहले लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो इस प्रकार हैं: पहली, महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में रायपुर जिले से 442 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और उड़ीसा से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसका ऊपरी भाग तस्तरीनुमा मैदान छत्तीसगढ़ मैदान में है, जो 3 ओर से पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। अतः इसमें कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। मुख्य सहायक नदियाँ ईब, माड, हासदो तथा तेल हैं। इसके 1,41,600 वर्ग किलोमीटर के अपवहन क्षेत्र में आने वाले जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इस नदी की कुल लंबाई 857 किलोमीटर है। इस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। बंगाल की ये हीराकुंड बांध इसी नदी पे है। हीराकुंड बांध बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले ये 9,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला डेल्टा बनाती है। इसका डेल्टा भी बड़ा है। फिर दूसरी नदी आती है गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी गिनी जाती है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और महानदी की लंबाई थी 857 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है और आंध्र प्रदेश में बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसका अपवन क्षेत्र 3,12,842 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 50% भाग अकेले महाराष्ट्र में है और बाकी शेष अपवन के राज्य हैं कर्नाटक, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। अपने विशाल आकार तथा विस्तार के कारण यह प्राय वृद्धगंगा, गोदावरी को वृद्धगंगा भी कहते हैं या दक्षिण की गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रवदा, पूर्णा, मनसा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबासी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह 120 किलोमीटर चौड़ा डेल्टा बनाती है और इसका डेल्टा महानदी की बजाय छोटा है। भारी निक्षेप के कारण यह डेल्टा लगभग 35 किलोमीटर समुद्र की ओर बढ़ा हुआ है, यानी समुद्र में आगे तक बढ़ गया है, निक्षेप ज़्यादा होता है इसमें। तीसरी नदी जो आती है वो है कृष्णा। इसकी उत्पत्ति महाबलेश्वर के निकट एक झरने से होती है। ये नदी अपने उद्गम से मुहाने तक, उद्गम का मतलब जहाँ नदी निकलती है, मुहाना मतलब जहाँ नदी समुद्र में गिरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 1400 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसका अपवन क्षेत्र है 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा
प्रमुख है। ये नदी एक बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका क्षेत्रफल 4,600 वर्ग किलोमीटर तथा तटरेखा 120 किलोमीटर है। तट के साथ गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के डेल्टा आपस में मिलते दिखाई देते हैं। एक साथ ही गिरती दोनों नदियाँ, उनके डेल्टा पास पास में हैं। चौथी नदी है वो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली कावेरी नदी। ये नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी माला से निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में बहती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाली खाड़ी में जा गिरती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 87,900 वर्ग किलोमीटर, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। मैसूर पठार में यह नदी कई जलप्रपात बनाती है। पठारी भाग है वहाँ पे, इसलिए प्रपात बनते हैं, जिसमें शिव समुद्रम मुख्य प्रपात है। इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके ऊपरी भाग में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है, जबकि इसका निम्न भाग लौटती हुई शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा प्राप्त होता है। इसमें मानसून आता है उससे भी जल प्राप्त होता है और मानसून लौटता है उससे भी जल प्राप्त होता है। इस प्रकार इस नदी में सारा साल पानी बहता रहता है, जिसका प्रयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस नदी में आयताकार डेल्टा बनाया है जिसका क्षेत्रफल 8,000 वर्ग किलोमीटर है। अगली नदी है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली स्वर्ण रेखा अथवा ब्रह्मणी। उपरोक्त जो 4 नदियाँ बताई हैं उनके अतिरिक्त गंगा तथा महानदी डेल्टा के बीच स्वर्ण रेखा और ब्रह्मणी नदियाँ बहती हैं। झारखंड में स्थित ऊपरी क्षेत्र में ब्रह्मणी नदी दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है। अगली जो नदी है वो है पेनार। पेनार नदी दक्षिण में है। पेनार नदी का बेसिन कावेरी तथा कृष्ण नदियों के मध्य में है। ये नक्शे में देखिए यहाँ पे, ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, ये ब्रह्मणी नदी है और ये स्वर्णरेखा नदी है। तो इस प्रकार से नक्शे में दिखा रखा है। और ये तो हुई बंगाल की खाड़ी को जाने वाली नदियाँ। अब देखते हैं ये पेन्नूर नदी ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी इस अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले आती है नर्मदा। ये नदी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, बड़ौच के निकट अरब सागर की खाड़ी खंबात में जा गिरती है। यह अरब सागर है, यह खंबात की खाड़ी यहाँ पे। इसकी कुल लंबाई 1,300 किलोमीटर तथा इसका अपवन क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर। इसके उत्तर में विंध्याचल तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। तो ये नर्मदा नदी जो आपको दिख रही है, इसके विंध्याचल पर्वत यहाँ ऊपर की तरफ है उत्तर में, और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों के बीच में है ये नदी। ये नदी इस नदी के रास्ते में मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट संगमरमर के शैल आते हैं, जिन पर बहती हुई नर्मदा नदी बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है और ये जलप्रपात बनाती है। भोर घाट का संगमरमर का जलप्रपात बहुत ही सुंदर है। ये थाल घाट और भोर घाट 2 दर्रे हैं इधर पश्चिम में। ये भोर घाट है यहाँ पे, और ये जलप्रपात भोर घाट के का संगमरमर का जलप्रपात बहुत ही है सुंदर, 15 मीटर ऊंचा है। नर्मदा के अपवन की विशेषता है कि ये इसकी कोई सहायक नदियाँ नहीं है नर्मदा नदी में, दोनों तरफ पहाड़ है। दूसरी नदी जो है वो है ताप्ती। नर्मदा,
उसके दक्षिण में ये ताप्ती नदी है, ये बड़े नक्शे में। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण में उत्पन्न होती है। वहाँ से ये सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वत है, स्थित दरार घाटी में नर्मदा के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती हुई सूरत के निकट वही खंबाती खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोनों नदियाँ इसी में आती है। अरब सागर की खंबाती खाड़ी है यहाँ पे। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर। ताप्ती नदी का बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में फैला हुआ है इसका क्षेत्र। ताप्ती नदी का इन दो प्रमुख नदियों के अतिरिक्त कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जो किस तरह से वर्षा काल में गिरती है, पानी बढ़ जाता है तो। और वो नदियां हैं माही पहली, जिसमें वैसे तीसरे नंबर की है। माही नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से होती है। 533 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये खंबाती खाड़ी में गिरती है, और इसका अपवन क्षेत्र है 34,842 किलोमीटर। साबरमती नदी। साबरमती का उद्गम स्रोत अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है, जो अरब सागर की का ही है। इसका बेसिन 21,674 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है साबरमती का। और माही नदी का के साथ ही ये खंबाती खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी, जो राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर 320 किलोमीटर बहने के पश्चात कच्छ की खाड़ी में गिरती है ये नदी। तो ये भारत के नक्शे में देखिए, ये भारत के नक्शे में ये पूर्व में ये बंगाली खाड़ी, ये अरब सागर में यहाँ खंबाती खाड़ी है, यहाँ कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी ये भी। तो इस प्रकार से ये साबरमती नदी है नक्शे में, ये माही नदी है, और ये नर्मदा, और ये ताप्ती जो पश्चिम की घाट की तरफ अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार से भारत की नदियों के अपवन तंत्र में दक्षिण को पठार को बहने वाली नदियों के बारे में अपन ने पढ़ा, और नक्शे के द्वारा इसको समझने की कोशिश की। इस प्रकार से भारत का अपवन तंत्र आज पूरा हुआ। धन्यवाद।